नमस्कार, मैं हूं मनमोहन भट्ट। उत्तराखंड में जमीनों की खरीद फरोख्त एक बड़ा मसला है, एक बड़ा कारोबार भी है और जमीनों की अनियंत्रित खरीद फरोख्त पर रोक लगाने की कोशिश कई सरकारों ने की, लेकिन रोक नहीं लगा पाई। कई बार भू कानून या भू सुधार कानून बनाने की कोशिश कई मुख्यमंत्रियों ने की, लेकिन वो भी कई बार नाकाम होते हुए दिखाई दिए। उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों में लगातार मजबूत भू कानून की मांग अभी भी हो रही है। जो कमेटी राज्य सरकार ने बनाई थी वो अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर चुकी है, लेकिन उस रिपोर्ट में क्या है ये अभी स्पष्ट नहीं है। मेरे साथ बातचीत करने के लिए इस पूरे मसले पर हैं जय सिंह रावत साहब। रावत जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, इतिहासकार हैं और कई किताब लिख चुके हैं। जमीनों से जुड़े कई महत्वपूर्ण दस्तावेजों का ग्रंथ रावत जी के पास है। रावत जी, स्वागत है हमारे चैनल में। नमस्कार। मैं जानना चाह रहा हूँ, क्या है भू कानून? ये तो 1950 से लेकर 2023 आ गया। ये तो ऐसी गुत्थी है जो लगातार सुलझी नहीं है और कई पीढ़ियां चली भी गई हैं। देखिए, ज़मीन का मुद्दा बहुत महत्वपूर्ण है। आप जितने भी झगड़े होते हैं, कहते हैं ना कि जर जोरू ज़मीन वही रहे हैं। ज़मीन का मतलब होता है आधार। ज़मीन का मतलब केवल मिट्टी का टीला नहीं होता है। कहते हैं आपके पैर के नीचे तले ज़मीन खिसक गई। ज़मीन का मतलब आपका आधार खिसक गया। ये ज़मीन जो होता आधार है, लाइफ सपोर्ट है लाइफ के लिए। जो लाइफ आज धरती पर है, जीवन है, तो बिना इसके संभव नहीं है ज़मीन। तो ये जमीन नीचे से खिसक रही है। ये ज़मीन खिसक रही, मतलब जैसे पहाड़ के लोगों की पैरों तले ज़मीन खिसक रही है बिना भू कानून के, जिसका जिक्र आप कर रहे हैं। देखिए, इतना महत्वपूर्ण ये मुद्दा है। क्यों हुआ महाभारत का युद्ध? क्यों हुआ? ज़मीन के लिए हुआ। दुर्योधन ने कहा मैं 1 इंच ज़मीन, एक सूची के बराबर भी ज़मीन नहीं दूंगा। इतना बड़ा युद्ध हो गया। भारत पाकिस्तान के बीच में क्यों युद्ध होते हैं? ज़मीन के लिए होते हैं। चीन के साथ क्यों डिस्प्यूट है? ज़मीन के लिए होता है, क्योंकि ज़मीन इतना महत्वपूर्ण है। इसीलिए जब ये मुद्दा आज़ादी के आंदोलन से भी जुड़ा हुआ है। हमारा जिस भू कानून की आप बात कर रहे हैं, जो ZALR है, जब ये बना था इसका, ये तो 1946 में ये कानून बनना शुरू हो गया। तब तो उत्तर प्रदेश भी नहीं था, संयुक्त प्रांत था और पंत जी इसके प्रीमियर होते थे। संयुक्त प्रांत के यूनाइटेड स्टेट्स उसका प्रोविंसेस के नाम से था। तब हुआ, तब उसकी प्रेम्बल पढ़िए आप उसका, ZALR का, इस कानून का। उसमें लिखा हुआ है कि कल देश आज़ाद हो जाएगा, लेकिन अगर ज़मीनें नहीं होंगी तो बड़े बड़े लोग सारी ज़मीनें खरीद लेंगे और जो भारत की जनता है, जो गरीब और गरीब होता जाएगा, भूमिहीन होता जाएगा और क्या है वो, उसको तो गुलाम हो जाएगा। तो ये जो गुलामी की जो बात है, हम ये बात कह रहे हैं कि ND तिवारी ने मुख्यमंत्री बनने के बाद भू कानून वो लेकर आए, तो उसमें ऐसी क्या कमी रह गई कि जमीनों की खरीद अब तक जारी है? देखिए, उत्तराखंड की जो पहले देखो जो आंदोलन था, उत्तराखंड आंदोलन तो हमारी पहचान का भी था ना। हमारी कल्चरल आइडेंटिटी का सवाल था उसमें कि हम पहाड़ के लोगों की जो सांस्कृतिक पहचान है बनी रहे। इसलिए तो मांग थी, केवल भू कानून की मांग नहीं थी, मांग तो 371 की भी थी, जैसे नॉर्थ ईस्ट के लिए थी कि वहाँ की ज़मीनें प्रोटेक्ट रहेंगी, वहाँ का जो डेमोग्राफी है वो क्या कहते हैं यथावत रहेगी, और जो संस्कृति है उसमें प्रदूषण नहीं आएगा, उसका संरक्षण होगा। इसलिए तो मांग की थी, अपनी पहचान के लिए। इमोशनल इश्यू था तभी था। तो तिवारी जी पर दबाव था। तिवारी जी तो 371 ला नहीं सकते थे, और आज के ज़माने में इतना आसान है भी नहीं, क्योंकि जब 370 हट सकता है, अब 371 का भी पूछा जा रहा है क्यों है। जब 370 आपने हटा दी, 371 क्यों है? तो फिर इस स्टेट के लिए होता तो ये तो नामुमकिन था। तो लेकिन वो हिमाचल प्रदेश में कानून था, हिमाचल प्रदेश टेनेंसी एंड लैंड रिफॉर्म एक्ट 1972, उसकी धारा 118 थी। उसमें ये प्रोविज़न था कि गैर कृषक, जिसके पास कृषि योग्य ज़मीन नहीं है, जिसके नाम ज़मीन नहीं है, वो कृषि की ज़मीन नहीं खरीद सकता था। तो यही तिवारी जी तो विजनरी थे, जैसे यशवंत परमार थे, उन्होंने ये प्रोविज़न किया, तो वैसे इन्होंने भी किया। तब ये था कि कोई गैर कृषक है उत्तराखंड में, अगर ज़मीन खरीदना चाहे तो नहीं खरीद सकता अगर उसके नाम वो यहाँ का भूमिधर नहीं है। तो इसलिए जो ZALR की जो धारा 154 थी उसमें संशोधन किया गया था कि यहाँ से कोई भूमिहीन भूमिधर नहीं है तो वो ज़मीन नहीं खरीद पाएगा। लेकिन उसमें प्रोविज़न था कि आवासीय पर्पज़ के लिए,
आवासीय पर्पज़ के लिए 500 स्क्वायर मीटर तक खरीद लेगा। लेकिन अगर माने एक बार उसने 500 स्क्वायर मीटर ज़मीन खरीद ली तो ऐसा नहीं वो भूमिधर हो जाएगा या उसकी पीढ़ियाँ भूमिधर हो जाएंगी, वो नहीं, वो भी नहीं माना जाएगा। तो ये provision था। 500 स्क्वायर मीटर जमीन खरीदने का प्रावधान एनडी तिवारी साहब ने किया, Yes। लेकिन उन्होंने उसमें एक कमी शायद रख दी कि नगर पालिकाएं, नगर निगम क्षेत्र में, स्थानीय निकाय के क्षेत्र में वो लागू नहीं हुआ। तो वो क्या इस कानून को वही बात सबसे ज्यादा कमजोर करती रही? वो जो दरअसल मैंने हिमाचल प्रदेश टेनेंसी एंड लैंड रिफॉर्म एक्ट का जो जिक्र किया उसमें ये प्रोविज़न नहीं है, लेकिन हमारे कानून में जो इन्होंने संशोधन किया, भू कानून जो बनाया तिवारी जी ने, उसकी धारा 2 है। एकदम पहला नाम जैसे आता ना कोई कानून बनता है, इसका क्या नाम होगा क्या होगा, उसके नंबर 2 उसमें है कि ये नगरीय अर्बन बॉडीज़ में, नगर निकायों में लागू नहीं होगा, और जब भी नगर निकाय का विस्तार होगा उन जगहों ये कानून निष्प्रभावी हो जाएगा। इसका कोई खास कारण आपको समझ में इसका आया? कारण कानून तो हमारी समझ तो तब से हम विरोध कर रहे थे, लेकिन असली कारण तब समझ में आया जब 2018 में उत्तराखंड की सरकार ने नगर निगमों का, नगर पालिकाओं का, यहाँ की क्षेत्र पंचायतों का नगर पंचायतों का भी विस्तार कर डाला। क्योंकि नगर पंचायतों के आसपास आप देख रहे हैं पहाड़ों के नजदीक कस्बे बस रहे हैं, जैसे जोशीमठ है और बड़े बड़े कस्बे बस गए। आज वो समस्या खड़ी हो गई, क्यों लैंड क्रीप कर रही है, वहाँ धंस रहे हैं और चीज़ें, उनकी कैरिंग कैपेसिटी नहीं है। तो वो चीज़ देखिए, उसके आसपास की उसकी प्राइम लैंड है, पर ये सरकार वो प्राइम लैंड बिकवाने के लिए, खरीदवाने के लिए ही उसमें ये जो विस्तार किया गया 2018 में नगर पालिकाओं का, नगर बॉडी का। तब हमारी समझ में आया कि धारा 2 क्यों रखी गई थी। तो ये बात सरकारों से जब हम पूछते हैं, सरकार में जो शहरी विकास विभाग में जो काम करने वाले लोग हैं उनसे पूछते हैं, तो वो ये कहते हैं कि भाई नगर पालिकाओं में, नगर निगमों में सुविधाओं को बढ़ाना होता है, और जो आसपास पेरी अर्बन क्षेत्र डेवलप हो गया है वहां पर नगर निगम जैसी, नगर पालिकाएं जैसी सुविधाएं मिले, इसलिए उनको नगर पालिकाओं में, नगर निगमों में शामिल किया गया। तो ये दोनों चीजें कंट्रोडिक्टरी हैं शायद, जमीनों को बचाना और शहरों में जो आबादी बढ़ रही है उसको सुविधाएं प्रदान करना, यही आपस में कॉन्ट्रोडिक्ट कर रही है। देखिए, जब आप कोई काम किसी को ललचाएंगे तो लालच तो देना पड़ेगा ना। अगर किसी को गुमराह करना है, जनता को दिल जीतना है, जनता को जस्टिफाई करना है, तो उसको अच्छे अच्छे सपने दिखाएंगे, कहेंगे आपको तो यहाँ तो सड़कें बनेंगी। जहाँ आप खड़े हैं वहाँ तो बड़ी मुश्किल सफाई कर्मचारी नहीं थे, अब कभी कभी आ जाते हैं। जो गांव यहीं बगल में आप जाओ, उन गाँव में कितने सफाई कर्मी हैं, कौन जाता है वहाँ? या जो नगर निगम के क्षेत्र है अंदर भी, वहाँ भी कितनी सफाई रहती है? अंदर सफाई कर्मचारी, हजारों सफाई कर्मियों की जरूरत है, कुछ 100 है, 1200-1300 है। आप न नालियां बन पा रही हैं, न सड़कों का इंतजाम हो पा रहा, न बाकी सिविक कम्युनिटीज आप दे रहे हैं। केवल वसूली के लिए आपने उनको, गाँवों को अपने साथ बिल मिला दिया और वहाँ की ज़मीनें खरीदने, क्योंकि नगर का विस्तार हो रहा, वहाँ की ज़मीनें बिकवाने के लिए आप क्या कहते हैं, उनको विस्तार करवा दिया, दिखा दिया। तो तिवारी जी ने 500 स्क्वायर मीटर की सीलिंग रखी, खंडूड़ी साहब ने उसको और कम किया, त्रिवेंद्र रावत ने परिवर्तन करके नगर निगम के क्षेत्रों को और बढ़ा दिया। मैं ये जानना चाहता हूँ, एक विलन किसको आप देखते हैं कि किसकी वजह से ये सारी गड़बड़ियां हुई हैं? मुख्यमंत्रियों की वजह से गड़बड़ियां हुई हैं, या जो एक्सपर्ट्स थे जिन्होंने प्लान बनाया उनकी वजह से हुई है, या कुछ लालची स्वार्थी तत्वों की वजह से हुई है? अगर कुछ आइडेंटिफाई आपने किया हो अपनी स्टडी में। देखिए, स्वार्थी तत्व तो करते ही हैं। स्वार्थी तत्व किसको प्रभावित करते हैं? जो सत्ता में होते हैं, जो पॉलिसी मेकर होते हैं, जो डिसीजन मेकर होते हैं, उनका ग्लोव इन हैंड्स कहते हैं ना, वो जो साँठगांठ होती है माफिया की, आपके सत्ताधारियों की और ब्यूरोक्रेट की। जो एक बार आपको याद होगा, बोरा कमेटी ने एक कहा था कि ये देश में समस्या हो रही है, नेक्सस बिटवीन ब्यूरोक्रेट, पॉलिटिशियन एंड क्रिमिनल्स। तो जो ये नेक्सस है, उत्तराखंड में भी नेक्सस है, अब माफिया का नेक्सस है, ब्यूरोक्रेट के साथ नेक्सस है। अभी ज़मीनों का फिर किसी बार आ तो गया था, कुछ जो टॉप अधिकारी थे उनके नेताओं के रिश्तेदार, जिनकी बाहर भी जमीनें थी। तो सर मैं जानना चाह रहा हूँ कि तो जो भी भू कानून बनाया गया, इसका कोई मतलब फायदा नहीं मिला है हमको, ये कह सकते हैं हम? अभी तक फायदा नहीं मिला है। देखिए, ये जो धारा 154 में जो संशोधन किया गया त्रिवेंद्र सिंह रावत जी के ज़माने में, तो समय आपको याद होगा इन्वेस्टर समिट हुआ था, वो कहा था 1.25 लाख करोड़ के हम इन्वेस्टमेंट यहाँ आ रहे हैं। मुझे लगता नहीं कि 1.25 रुपये का भी उसके बाद आया होगा, लेकिन उसके नाम से आपने धारा 154 में कर दिया। ज़मीनों की खरीद फरोख्त में आपने बेहिसाब कहा कि आप कितनी भी इंडस्ट्री के नाम पे खरीद सकते हैं। लोगों ने खरीदी, लेकिन उसमें धारा 143 का उसमें जोड़ी गई थी
उसी ZAR में 143 क में ये था कि अगर आप इंडस्ट्री नहीं लगाते हैं, इंडस्ट्री के नाम पर आप ज़मीन लेते हैं और अगर वो उद्योग नहीं लगाते हैं तो 2 साल के अंदर नहीं लगाते हैं तो ज़मीन, धारा 168 एक प्रोविज़न है इसी में ZAR में, उसके तहत वो ज़मीन सरकार में निहित हो जाएगी, कलेक्टर उसको जब्त कर लेगा। एक सर अब लोगों ने ज़मीन खरीदी, सबने जिसने खरीदनी थी, अब वो इंडस्ट्री लगाई नहीं, उनकी नीयत खराब थी, अब क्या होगा ये ज़मीन, ये तो सब जब्त हो जाएगी। तो सत्ताधारियों पर दबाव डाला गया। तो पिछली बार विधानसभा ने वो 143 क जो थी वो मिटा दी, जबकि आपने वादा किया था हम मजबूत भू कानून बनाएंगे। मतलब जो वो उसका हटाने का मतलब ये समझे हम कि अगर कोई जमीन लेने के बाद इंडस्ट्री नहीं लगाता है तो उसकी जमीन जब्त नहीं होगी, नहीं हुई कर दी तो उसी के नाम पे रहेगी इंडस्ट्री, उसके नाम पे प्रॉपर्टी वो उसका उसके नाम हो गई और कुछ भी कर ले उसका। तो हम ये माने कि जो उत्तराखंड में जमीनों की अनियंत्रित खरीद फरोख्त हो रही थी उस पर कोई रोक 2003 से लेकर 2023 तक 20 साल में रोक नहीं लग पाई है। बीच में कुछ लगी है, 2017 तक थी, अब तो सम एक्सटेंट तो थी वो थी, लेकिन जब से आपने सोचा ये बाकी पहाड़ों में कैसे जमीन खरीद लेंगे, तो वहाँ छोटी छोटी नगर पंचायतें हैं आसपास गांवों से भरी हुई हैं, तो उन्होंने कहा क्योंकि उसके आसपास कस्बे अब विस्तार हो रहे हैं तो उनमें जमीनों की मांग हो रही है, तो उस पर्पज से इन्होंने क्या कहते हैं वो तो उसका फायदा, वो तो धारा 2 का फायदा उठा के नगर निकायों का विस्तार किया, तो वो इन्होंने किया। लेकिन जो असली जो इंट्रीगिंग जो है, आपने कहा था, आपके यहाँ सुभाष कुमार कमेटी बनी थी जो अभी धामी साहब ने बनाई थी, धामी साहब ने बनाई थी, आपने कहा था कि वादा किया था कि मजबूत भूमि कानून बनाएंगे, और सुभाष कुमार कमेटी ने उन्होंने, क्योंकि सुभाष कुमार चीफ सेक्रेटरी रह चुके हैं, उन्हें रेवेन्यू को पता था, वो बाय द वे फॉर्चुनेटली वही पहाड़ के हिमाचल के मूल निवासी हैं, अब भले यहाँ रह रहे हैं लेकिन है तो पहाड़ी है, तो ये इसलिए था कि वो समझेंगे बात, राजस्व की बातें समझेंगे। उन्होंने कहा कि भाई हम हिमाचल की तर्ज पर काफ़ी हद तक ये कानून बना रहे, वो कानून तो बना नहीं, सरकार भूल गई, बजाय ये हटा दिया 143 का जो आपने लिया था, बेचो, जो भी करना, आगे भी जो भी करना हो कर लेना। और उस दौरान आपका ध्यान बटाने के लिए एक लैंड जिहाद शुरू कर दिया, सरकारी पक्ष द्वारा शुरू किया गया, कमेटी के सदस्यों द्वारा शुरू किया गया, और यूसीसी शुरू कर दिया। अब यूसीसी का क्या लेना देना उत्तराखंड से, और यूसीसी में साफ लिखा है उसके लिए है कि भारत के विद इन टेरिटरी ऑफ इंडिया, विद इन। मैं थोड़ा सा संक्षेप में समझा दूं दर्शकों को, जो भूमि कानून 2003 में और 2007-8 में खंडूड़ी साहब ने जो परिवर्तन किया था, उसमें यह था कि कृषि योग्य जो भूमि है उसको खरीदने के लिए पहले 500 स्क्वायर मीटर की सीमा थी, फिर 250 स्क्वायर मीटर की सीमा थी, लेकिन वो कानून नगर पालिका, नगर निगम, नगर निकाय में शामिल नहीं होता था। और जब जब नगर पालिकाओं का विस्तार हुआ, नगर निगमों का विस्तार हुआ, उन क्षेत्रों में जो जो गांव आए, जो खेती की जमीन आई, वहां पर वो जो जमीनों की खरीद फरोख्त की रोक थी वो खत्म हो गई, और इंडस्ट्री लगाने के लिए जो बाध्यता थी कि 2 साल में अगर इंडस्ट्री नहीं लगेगी कहीं पे जमीन लेने के बाद, पहाड़ों में कृषि योग्य भूमि की अगर आप खरीद लेते हैं तो वहां पर जमीन सरकार उसको वापस ले सकती है। लेकिन अब सरकार ने उस बात को भी खत्म कर दिया है, इसलिए ये थोड़ा आसान हो गया है प्रॉपर्टी डीलर्स के लिए, भू माफियाओं के लिए, कि वो कितनी भी जमीन खरीद सकते हैं। सर, मैं ये जानना चाह रहा हूं, एक आंकड़ा कई बार हमारे सामने प्रस्तुत होता है कि उत्तराखंड की जो प्रति व्यक्ति आय है, पर कैपिटा इनकम है, वो बढ़ गई है, और उसमें जब हम देखते हैं तो कई बार टूरिज्म सेक्टर होता है, कई बार रियल एस्टेट सेक्टर होता है, तो सरकारों का एक दावा ये होता है कि अगर हम छूट नहीं देंगे, चाहे वो इंडस्ट्री हो, चाहे वो रियल एस्टेट हो, तो हमारे प्रदेश की आर्थिकी प्रभावित होती है। इस बात को आप कैसे देखते हैं? ये दावे भी ऊपर तौर पर बनाने के लिए, हरिद्वार की पर कैपिटा इनकम क्या है? 2.5 लाख से ज़्यादा है। देहरादून क्या है? 2.5 लाख से ज़्यादा है। रुद्रप्रयाग की कितनी है प्रति व्यक्ति आय? 1 लाख भी नहीं है। आपकी क्या कहते हैं चंपावत की कितनी है? 1 लाख भी नहीं है। उत्तरकाशी की कितनी है? लाख भी नहीं है। और जो है उसमें तो कुछ तो वो गारंटी है ना उसकी मनरेगा वाली। मतलब हम ये समझ सकते हैं कि जो पर कैपिटा इनकम दिखाई जाती है वो जो मैदानी क्षेत्र हैं और जो पहाड़ी क्षेत्र हैं उनकी आमदनी में जमीन आसमान का अंतर है। यस, और मैदान, और देखिए हरिद्वार में भी सबसे ज़्यादा गरीबी है। इसका मतलब जो वेल्थ है वो तो खैर कुछ लोगों के हाथों में है। अब कुल मिला कह दिया कि भाई क्या कहते हैं, देखो हरिद्वार तो बड़ा विकसित हो गया। अरे विकसित किसका विकसित? सबसे ज़्यादा गरीबी कहाँ है?
उसी हरिद्वार में सबसे ज्यादा पर गरीब। कैपिटा इनकम में भी वही है। इसका मतलब कितना गैप, डिस्पैरिटी है। डिस्पैरिटी कितनी है। पर आप दुनिया को बेवकूफ बनाने के लिए, खुश करने के लिए बोल दो देखो हरिद्वार तो काफी संपन्न हो गया, पर कैपिटा इनकम बढ़ गई, लेकिन गरीब की कितनी। एक बात ये, लोग कई बार हम जब बात करते हैं तो ये बात आती है कि भाई जमीन खरीदने के लिए किसी पर कोई दबाव तो डाला नहीं जाता है, चाहे वो किसान है चाहे वो कॉमन मैन है, अपनी जमीन तो खुद ही वो बेच रहा है, चाहे इंडस्ट्रियलिस्ट को बेच रहा है या भूमाफिया या प्रॉपर्टी डीलर को बेच रहा है, तो गलती तो उसी आदमी की है जो अपनी जमीन बेच रहा है, तो सरकार उसमें क्या करे। यही बात थी, इसीलिए जो शुरू में जो उत्तराखंड राज्य की मांग थी, आंदोलनकारी जो नेता थे, लोगों का कहता है ये गरीब है, यहाँ गरीब लोग, उन्होंने पैसा देखा नहीं, अचानक उनको नोट दिखेंगे, पैसा दिखेगा, नोटों के बंडल दिखेंगे तो प्रभावित उनका लालच आ जाएगा, उन्होंने देखा नहीं, अचानक वो सोचेंगे यार इतना पैसा हमारे पास आ जाएगा, बेच डालो। लेकिन एक चीज़ सुनिए, माना मेरे पास 2 नाली ज़मीन है या 1 एकड़ ज़मीन है, ठीक है, तो मेरे बाद वो ज़मीन किसी होगी, मेरे बेटे की होगी, बेटे के बाद किसी होगी, बेटे के बेटे की, बेटे की बेटे की हो जाएगी, बिकॉज दिस इज सस्टेनेबल है, सतत जारी रहने वाली है। अगर मैं आज उस बीघा ज़मीन को बेच देता हूँ तो मैंने किसकी ज़मीन बेची हो? मुझे तो लगता है, आपको लगता है कि मैंने अपनी ज़मीन बेची, लेकिन मैंने अपनी ज़मीन नहीं बेची, मेरा तो जो भी है मैंने बेटे के हिस्से की ज़मीन बेची। अच्छा सर, उसके बेटे के हिस्से की ज़मीन बेची। मैं अब ये जानना चाहता हूँ बहुत संक्षेप में, ऐसा क्या होना चाहिए या कमेटी की जो रिपोर्ट है उस पर सरकार को क्या एक्शन लेना चाहिए कि जो अनियंत्रित खरीद फरोख्त है ज़मीनों की उसमें रोक लगे और जो पहाड़ की कल्चर, पहाड़ की संस्कृति की हम बात कर रहे हैं वो बची रहे। आज सबसे बड़ी बात उठाई जा रही है कि साहब यहाँ की डेमोग्राफी बदली इसलिए हम यूसीसी ला रहे हैं, लेकिन ये नहीं कह रहे हैं कि डेमोग्राफी हमारी तो भू कानून की वजह से बदली है। भू कानून की वजह से जो आपने छेड़छाड़ उसके साथ किया, उसके साथ जो नाइंसाफी की, उसकी वजह से बढ़ रहा है। अगर आपको नहीं बनाना तो क्यों बोला आपने मजबूत भू कानून बनाएंगे? तो अगर आपने बोला क्यों आपने सुभाष कुमार की अध्यक्षता में कमेटी बनाई, उन्होंने कह भी दिया था हम सख्त बनाएंगे। कुछ चीज़ थी अच्छी थी उसमें, हिमाचल का जो टेनेंसी एक्ट है, लैंड टेनेंसी, उसके हिसाब से लिया भी गया था, उसमें कई चीज़ें थी, उन्होंने जो चीज़ें बाहर निकली हैं उनके हिसाब से तो देखने को तो ठीक लगा, बाकी तो ना आपने गोपनीय दस्तावेज बना दिए, उसको सार्वजनिक तो किया नहीं, बजाय वो करने के आप दूसरी चीज़ों के पीछे पड़ गए। अच्छा, आप यूसीसी के पीछे पड़ गए। मेरा सर, मैं आखिरी सवाल मेरा ये है, कौन सा मुख्यमंत्री ऐसा है जिसने वाकई में एक ईमानदार कोशिश करी मजबूत भू कानून को लाने के लिए, और कौन सा मुख्यमंत्री ऐसा है जिसने गलती कर दी और अनियंत्रित खरीद फरोख्त फिर से शुरू हो गई? देखिए, शुरुआत तो नारायण तिवारी ने की, इसमें दो चाहे गलती भी की, वो किया। दूसरी बात, खंडूड़ी जी को जानकारी कम थी, लेकिन वो इस मामले में सिंसियर थे। क्यों जानकारी क्यों कम थी उन्हें? जानकारी उनको नहीं पता था कि ये जो हम कानून बना रहे हैं ये नगरों में लागू होगा या क्या कहते हैं गाँव में लागू होगा। उन्होंने समझा ये सारे प्रदेश में लागू होगा। उनको जो अधिकारी, इसका मतलब तो वो उनकी नाकामी है कि उन्हें पता ही नहीं था कानून कैसा है। लेकिन कम से कम उनका कमिटमेंट तो था, उनकी भावना तो दिख रही थी कि हाँ वास्तव में ये क्या करेंगे, 500 मीटर लेके क्या करेंगे लोग इतना लाके यहाँ, यहीं के लोगों की जमीन। अगर उनको सही राय बताई होती उसमें ब्यूरोक्रेट ने, क्योंकि एज ए जर्नलिस्ट मैंने उठाया था उनके सामने। तो मतलब तिवारी जी ने और खंडूड़ी जी ने पूरी कोशिश की कि अनियंत्रित खरीद फरोख्त रुक जाए अप टू सम एक्सटेंट। ओके, यस। तो फिर गलती कहाँ पे हुई? उसके बाद गलती शुरू हो गई 2017 के बाद। जो भी आए 2017 के बाद तो त्रिवेंद्र जी आए, उन्होंने शुरुआत की। सबसे ज्यादा तो आज कहा जाएगा त्रिवेंद्र जी का इसमें कसूर है। क्यों? तो सबसे ज्यादा उन्होंने संशोधन इस एक्ट में उन्होंने किए हैं, 2-3 बार किए। उन्होंने 154 में किया, 143 में किया, 123 में किया। संशोधन क्या हुआ वो बता दें। वो संशोधन उन्होंने किया 154 में किया। एक तो 12 एकड़ वाली फ्री कर दी, जबकि कूजा एक्ट में तो पहाड़ों में तो 2.5 एकड़ है। और कूजा एक्ट किसको पता है? आज की तारीख में पूछो ना, आपके भाई ब्यूरोक्रेट को नहीं पता है कूजा एक्ट क्या है, मुख्यमंत्री को नहीं पता। मैं थोड़ा सा समझा दूं कि जो 12 एकड़ जमीन खरीदने पर रोक थी, उस सीमा 12 एकड़ तक जमीन खरीद सकते थे इंडस्ट्री लगाने के लिए पहाड़ों में। त्रिवेंद्र सिंह रावत की सरकार ने इसको छूट प्रदान कर दी थी, 12 एकड़ से ज्यादा जमीन खरीद सकता था कोई भी उद्योगपति। यही बात थी ना? यही बात थी। एक तो ये किया, फिर उसमें 143 में एक था कि भाई इनका जल्दी इसका लैंड यूज चेंज, क्योंकि हमको अपने मकान बनाने के लिए लैंड यूज चेंज करने के लिए महीनों लग गए, शासन तक जाना पड़े, कई जगह जाना पड़ता है। सभी को पापड़ बेलते हैं एमडीडीए में नक्शे पास कराने के लिए। उनके लिए हुआ कि विदिन अ वीक इनके नक्शे वक्शे जो भी करना चाहें वो पास कर दो। फिर 143 में उन्होंने कहा कि अगर भाई दिल्ली नहीं लगाते हैं तो इसे वापस लेने की वो धारा, इसी जेटेएलआर में धारा 168 है कि अगर सरकार वापस ले सकती है, कलेक्टर वापस ले सकता है जमीन।
तो उसके बाद धामी जी ने क्या किया, जो कहा हम भू कानून बनाएंगे, सख्त बनाएंगे, सुभाष कुमार कमेटी बनाएगी, उसने थी बजाय भू कानून को सख्त बनाने के उन्होंने 143 को हटा दी। मतलब जो उसमें बंदिश थी कि अगर आप उद्योग नहीं लगाएंगे तो आपसे ज़मीन छीन ली जाएगी, वो धारा हटा दी। चलिए, तो जय सिंह रावत साहब बता रहे थे कि किस तरीके से 1950 से लेकर 2022-23 तक जमीनों के लिए कई कानून बनाए गए, कई उसमें ऐसे प्रावधान रखे गए जिससे रोक लग सकती थी, लेकिन कई ऐसी छूट प्रदान कर दी गई जिससे जमीनों की अनियंत्रित खरीद फरोख्त होती रही और वो अभी भी जारी है। जो कमेटी राज्य सरकार की तरफ से हाल में बनाई गई थी, वो कमेटी अपनी क्या रिपोर्ट दे रखी है उस कमेटी ने, वो कब लागू होगा उस पर कई लोग सवाल पूछ रहे हैं। देखना यह होगा कि यह सरकार मजबूत भू कानून के लिए किस तरीके से नए नए नियम बनाती है। अभी के लिए साथियों इतना ही, अगली रिपोर्ट में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक इजाजत दीजिए, नमस्कार।